नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसा हुआ है इमोशनल मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग की वजह से। एक बड़े स्केल पर देश में लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है और जो माफिया यहाँ पर ब्रेन वॉश कर रहा है लोगों का, वो 4 डिपार्टमेंट्स पर काम करता है। पहला डिपार्टमेंट लोगों में गर्व और अहंकार भरता है कि आप महान हो क्योंकि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए। दूसरा डिपार्टमेंट आपको एहसास दिलाता है विक्टिमाइजेशन का, कि सदियों से, हजार सालों से आपके पूर्वज विक्टिम बनकर रहे थे। तीसरा डिपार्टमेंट आपके अंदर डर भरता है कि आपको खतरा है उन लोगों से। और चौथा डिपार्टमेंट यहाँ नरेंद्र मोदी को मसीहा बनाता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आपको बचा सकते हैं। पहले 3 डिपार्टमेंट्स की मैं 3 अलग अलग वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अब वक्त है इस चौथे डिपार्टमेंट को एक्सपोज करने का। नरेंद्र मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कैसे इनके इतने सारे फेलियर्स के बाद भी लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है कि लोग इन्हें भगवान मान बैठे। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जून 2013 की बात है दोस्तों। राइटर नीलांजन मुखोपाध्याय ने एक किताब लिखी नरेंद्र मोदी के ऊपर। ये एक बायोग्राफी थी। इस किताब में लिखा गया कि कैसे नरेंद्र मोदी जब 6 साल के थे, वडनगर रेलवे स्टेशन पर गुजरात में वो चाय बेचा करते थे। ये चाय बेचने वाला किस्सा तभी से लेकर नरेंद्र मोदी की संघर्ष की कहानी का ये एक मेजर टॉकिंग पॉइंट रहा है। 2015 में जब टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि कैसे वो एक बहुत गरीब परिवार से आते थे, कैसे बचपन में वो चाय बेचा करते थे रेलवे स्टेशन पर। इनकी एग्जैक्ट लाइनें सुनिए। मैं पॉवर्टी में पैदा हुआ हूं, बचपन में मेरा पूरा बचपन पॉवर्टी में बीता है। मेरे लिए पॉवर्टी एक तरीके की पहली इंस्पिरेशन थी मेरी जिंदगी में। लेकिन कितनी सच्चाई है इन बातों में, बहुत से लोगों ने टाइम टू टाइम सवाल उठाए हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए। वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? जरा खुद ही सोचकर देखिए। सूट तक पहन रखे हैं इन्होंने अपनी बचपन की फोटो। कोई भी इंसान अगर समझदारी से सोचे तो वो जानता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा नेता गरीब परिवार से भी आ सकता है और अमीर खानदान से भी आ सकता है। और यही चीज कही जा सकती है एक बुरे नेता या डिक्टेटर के बारे में भी। उदाहरण के तौर पे बात करें, कंबोडिया का जो डिक्टेटर था पोल पॉट, वो एक अमीर खानदान से आता था। लेकिन इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता एक ब्लैक स्मिथ थे और वो बड़े गर्व के साथ इन चीजों को प्राउडली एक्सप्रेस करता था कि कैसे वो जनता के बीच से निकल कर आया है। रशियन डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन के पिता एक मोची थे, यानी जूते बनाने वाले, और माँ एक धोबिन थी। और दुनिया का सबसे जाना माना तानाशाह हिटलर भी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। लेकिन गरीब परिवार में पैदा होने का मतलब ये नहीं कि उसने गरीबों के लिए काम किया था अपने करियर में। उल्टा जानते हो क्या, हिटलर चंदा धंधा का मॉडल चलाता था अपना खुद का। उसके समय में बहुत सी क्रॉनी कैपिटलिस्ट कंपनियों ने करोड़ों का प्रॉफिट कमाया। IG फार्बन, डॉयचे बैंक, BMW, कुछ गाड़ियों की कंपनीज जिनको आज आप जानते हैं और कुछ लोग इन गाड़ियों के पीछे बड़ा भागते हैं, पोर्शे, मर्सिडीज बेंज, फोल्क्सवागन, इन सब कंपनियों ने चंदा डोनेट किया था हिटलर को अपने समय में। 2016 में BMW ने माफी भी मांगी थी इस चीज को लेकर। इस आर्टिकल को देखिए, रिग्रेट एक्सप्रेस किया था कि वो एक समय पर हिटलर को सपोर्ट किया करते थे। इंडिया की बात करें तो हाल ही में हमने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। मैंने पूरा वीडियो बनाया इस पर कि कैसे ये एक घोटाला नहीं बल्कि घोटालों का भंडार था। बहुत सी कंपनियों को इससे फायदा हुआ और आम जनता को नुकसान। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के मित्र जैसे कि गौतम अडानी भरपूर तरीके से अमीर बनते रहे और देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज लेने पर मजबूर कर दिया गया। बेरोजगारी और महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़कर रख दी है आज के दिन। अब तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि नरेंद्र मोदी खुद को गरीब परिवार का बताते हुए जिन राहुल गांधी को एलीट वर्क का प्रोजेक्ट करते थे, युवराज कहते थे, आज वही राहुल गांधी खुल्लम खुल्ला गरीबों को कह रहे हैं कि वो गरीबों के हैं और नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी जैसे अमीर सेठों के हैं। अडानी को बिना मजदूरी बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। मैं आपका हूं, वो उनके हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितना रुपया नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिया है उतना रुपया वो देश के गरीब लोगों को देंगे। मैं खुद 1994 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी तो बचपन की ऐसी कोई फोटो नहीं मिलेगी आपको जिसमें मैंने कोई सूट पहन रखा। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। इंडिया टुडे ने इनकी पुराने घर की एक फोटो पब्लिश करी थी, स्क्रीन पर देखिए। बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन क्या आपको ये 1950s के किसी बहुत गरीब परिवार का घर दिखता है? परिवार में नरेंद्र मोदी के 5 भाई और 1 बहन है। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा था कि उन 5 भाइयों में से जिसका नंबर लगता था वो मदद करने चले जाता था। उनके पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, उन 5 भाइयों और 1 बहन को बड़ा किया। इसलिए नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए
कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। 2014 में कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी कभी चाय वाला नहीं थे, बल्कि वो एक कैंटीन ठेकेदार थे। अब कांग्रेस की बात पर कितना यकीन किया जाए नहीं किया जाए, लेकिन 2021 में बीजेपी ने भी ये कैंटीन वाली चीज अनइंटेंशनली एक्नॉलेज करी थी। रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इंस्ट्रक्ट किया ऑफिशियल्स को कि वो वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक कैंटीन को ब्यूटीफाई करें। इंडिया टुडे के आर्टिकल में यह क्लियरली लिखा हुआ है और इसके नीचे एक फोटो भी लगी है इस टी स्टॉल / कैंटीन की, जो नरेंद्र मोदी के पिता चलाया करते थे। हाल ही में लिखे गए CNN के इस आर्टिकल को देखिए। नीलांजन मुखोपाध्याय खुद कहते हैं कि मोदी की जो पॉवर्टी की कहानी है वो ग्रॉसली एग्जैजरेटेड है, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर लोगों को बताई गई है। इतना ही नहीं, एक दूसरे आर्टिकल में नीलांजन बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के पिता के पास इतने पैसे थे कि वो मोदी और उनके भाइयों को स्कूल भेज पाए। और स्कूल जाने का मतलब था कि वो कहीं और फुल टाइम काम नहीं कर सकते थे, बस वो स्कूल के बाद अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में आएगा कि ऐसी कहानियों को क्यों बढ़ा चढ़ा कर हमें बताया जाता है। नीलांजन कहते हैं ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इंडियन पब्लिक को एक आइडिया बेचा जा सके। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने राम दरबार, जो कि हमारे देश के करोड़ों घरों में लगी हुई है, इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए इनके लोगों ने राम की सूरत बदलनी शुरू कर दी। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा ये एंग्री हनुमान और एंग्री राम की आइकॉनोग्राफी गाड़ियों के पीछे इसे लगाया जाता है, ये दर्शाने के लिए कि ये है असली में भगवान राम। चरित्र ही बदल दो भगवान का। रामायण में मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इन लोगों ने रामायण को भी तोड़ मरोड़ दिया अपने नफरतखोर एजेंडा के लिए। 2016 में एक बीजेपी एमपी ने कहा कि मुसलमान तो रावण के डिसेंडेंट्स हैं। व्हाट्सएप माफिया वालों ने हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में एक झूठा कोट इंसर्ट कर दिया, धर्म हिंसा तथैव च। जो चीज किसी वेद पुराण में नहीं थी, किसी रामायण महाभारत में नहीं थी, इन्होंने जबरदस्ती अपना नफरतखोर एजेंडा बीच में घुसा दिया उसके। धर्म हिंसा तथैव च, आपको जान करके आनंद होगा कि ये किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं हुई है उसको संस्कृत में लिख करके उसको चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से फैला देती। सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरतखोर एजेंडा को फैलाने के लिए। लेकिन अब बहुत से हिंदुओं को इनका एजेंडा समझ में आ गया है। इस तरीके का हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये कार्ड भी अब फेल होता जा रहा है। तो इन बीजेपी वालों ने क्या सोचा कि अवतार से एक लेवल नीचे इन्हें सर्वगुण संपन्न शक्तिमान दिखाया जाए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लेकिन किसी को यहां शक्तिमान बनाने का सबसे आसान तरीका है कि दूसरी साइड वाले की इमेज नीचे गिराओ। इसलिए इनके आईटी सेल ने राहुल गांधी को पप्पू बना दिया। व्हाट्सएप पर इनकी आधी अधूरी क्लिप्स तोड़ मरोड़ के दिखाई जाने लगी कि जैसे राहुल गांधी में तो कोई समझ ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बेवकूफ इंसान है। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं किया, जबकि राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक लेक्चर दिए हैं, लोगों से ढेर सारी हर साल 2 साल अनस्क्रिप्टेड इंटरैक्शंस की हैं। ये बात सही है कि उनकी कुछ फनी क्लिप्स जरूर है जहां उनके मुंह से कुछ उलट पुलट निकल गया। This morning, I got up at night. लेकिन ऐसी क्लिप्स तो नरेंद्र मोदी की भी बहुत है। तीसरा कहा था विमेन डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। मैं कब हो गया ये? नरेंद्र मोदी वही हैं जो नाले से निकलने वाली गैस से चाय बनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि पसीने से मुंह पोंछ लेगा जो पार्टी फंड से चलने वाली ऐड है वो अलग, और गोदी मीडिया के एंकर जो दिन रात चाटुकारिता करते हैं वो अलग। हर जगह नरेंद्र मोदी। एक गायक थे जिम मॉरिसन, उन्होंने कहा था कि जो मीडिया को कंट्रोल करता है वो दिमाग को कंट्रोल करता है। लेकिन एक और सिंगर थे बॉब मार्ले, उन्होंने कहा था कि हर वक्त हर किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और अब यही हो रहा है कि हर तरफ मोदी का चेहरा देखकर लोग उकता गए हैं, और ये जो वॉर रुकवाने वाली कहानियां हैं इन पर पूछा जा रहा है कि इतनी ही वॉर रुकवाने वाले हो तो मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रुकवा देते। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसा है, कहीं तो यूज होगा, किसी एक्टर को उठा के बेटी बना देंगे, पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रुकवाते। लोग पूछ रहे हैं कि भारत में सब चंगासी है तो 2022 में सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.25 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ दी। इस मोदी मैजिक के खत्म होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि बीजेपी को दूसरी पार्टियों के उन नेताओं को अपनी पार्टी में लाना पड़ रहा है जिन पर भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक आरोप लगे। अगर मोदी मैजिक अब सही में बचा होता तो मोदी के नाम से ही चुनाव जीता जा सकता था। इन बाहर के नेताओं को लाने की जरूरत नहीं थी अपनी पार्टी में।
ये झूठ, डर और नफरत फैलाने की जरूरत नहीं थी। इस वीडियो में तो मैंने आपको नरेंद्र मोदी का वो चेहरा दिखाया है जो व्हाट्सएप माफिया आपको दिखाता रहता है। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उनका असली चेहरा, उनके माइंड में क्या क्या चलता रहता है। यहां मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग इतने जज्बे के साथ इनकी इस झूठ और नफरत की फैक्ट्री को तबाह करने में लगे हुए हो। हमारे इस मिशन 100 करोड़ पर लगे रहिए। ये देखकर खुशी होती है कि किसी का कमेंट आता है ये कहते हुए कि आपने एक वीडियो को 850 लोगों के साथ शेयर किया व्हाट्सएप पर। कहीं पता चलता है कि प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखाकर आप वीडियो चला रहे हो राजस्थान की गलियों से लेकर वेस्ट बंगाल तक। किसी ने टीवी लगा दिया बाहर मुंबई में ताकि लोगों तक सच पहुंचाया जा सके। इसी तरीके से लगे रहो। हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। वोट करने जरूर जाना और अपने आसपास के 10 लोगों को कन्विंस करना वोट करने के लिए। वोट करना इस नफरत और झूठ के खिलाफ। मुझे यकीन है कि हम इकट्ठे मिलकर देश को बचा लेंगे। अगर आपने इस ब्रेन वॉशिंग माफिया के चारों डिपार्टमेंट्स के बारे में पहली बार सुना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहां पर मैंने शुरुआत से समझाया था पहले डिपार्टमेंट के बारे में। क्लिक करके देख सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में। एक तरफ तो शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं देश ने। बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 धोती और 2 कुर्ते हुआ करते थे। कुर्ता फटकर इस्तेमाल करने लायक ना रहे तो उसे भी रुमाल बना लेते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट की इन फोटोज को देखिए। एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। द प्रिंट में लिखे गए इस आर्टिकल को देखिए। उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदले। इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे हैं। हुबली टाइम्स वालों ने तो इनकी फैंसी ड्रेस का एक पूरा कोलाज बना दिया। इंडिया टुडे ने भी इनकी 22 हेड गियर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में। और इस इंडियन एक्सप्रेस के कोलाज को भी देखिए। अगर ये फकीरी वाली बात भी नहीं बैठती लोगों में तो इस सब के बाद अगला हथियार आता है कि इनको भगवान का अवतार ही बना दो। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कितनी बार कितने नेताओं ने बार बार प्रधानमंत्री मोदी को भगवान से कंपेयर किया है। और मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान नहीं, मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है। मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी जी है ना साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। अरे कुछ लोग तो मंदिर भी बनाने लग गए। पुणे में एक बीजेपी वर्कर ने नरेंद्र मोदी के लिए मंदिर बना दिया। गुजरात में इनका एक मंदिर बना। तमिलनाडु में इनके लिए एक मंदिर बना। क्या मजाक चल रहा है ये इकलौते नेता नहीं है जिन्हें भगवान से कंपेयर किया जाता है। एक समय पर एडोल्फ हिटलर को भी जीसस से कंपेयर किया जाता था। राजनीति में हिटलर की एंट्री की तुलना की जाती थी जीसस के रिजरेक्शन से। लेकिन उस समय यह सवाल उठा कि ये बात जमेगी कैसे। जीसस तो शांति की मूर्त थे। सूली पर भी चढ़ाया गया उन्हें, तब भी उनके दिल में कोई नफरत नहीं थी। बोले कि हे भगवान उन्हें माफ करना। जबकि हिटलर तो नफरत का सौदागर था, तो कैसे जीसस का इस्तेमाल किया जाए नफरत फैलाने के लिए और हिटलर को उससे भी कंपेयर किया जाए। इसके लिए हिटलर और नाजी लोगों ने बाइबल को ही बदल डाला। मजाक नहीं कर रहा। ओल्ड टेस्टामेंट जो थी बाइबल की उसे ही हटा दिया गया उनके समय में। जीसस को इस तरीके से चित्रित किया गया कि वो ऐसा लगे कि वो यहूदियों के खिलाफ लड़ने वाले एक फाइटर हो। सिमिलरली बीजेपी के लोग बार बार नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार करके पुकारते हैं। लेकिन यहां भी दिक्कत वही आ जाती है कि नरेंद्र मोदी तो नफरत फैलाते हैं, लेकिन श्री राम की सूरत में दिखती है विनम्रता, सौम्यता, करुणा। राजा रवि वर्मा की इस आइकॉनिक पेंटिंग